हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक जागा मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कवर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, द्रव नोदक प्रणाली केंद्र, बलियामला, तिरुवनंतपुरम का जो टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए जो फीटर ट्रेड का पेपर हुआ था 23 फरवरी 2020 को, उसका डिटेल सॉल्यूशन कवर करेंगे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है, ठीक है, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो टोटल नंबर कितने हो गए 300 हो गए, और 2 घंटे का इसका लिए टाइम होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ ट्रेमल, मतलब कि जो ट्रेमल का उपयोग कहाँ पे करते हैं, किसके लिए हम ट्रेमल का यूज़ करते हैं। तो ट्रेमल का उपयोग करते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि बड़े साइज़ के व्रत बनाने के लिए, लेइंग आउट ऑफ लार्ज साइज सर्किल, बी सीधी रेखा खुरचना, स्क्रबिंग स्ट्रेंथ लाइंस, थोक सामग्रियों को खोदना, डिगिंग बल्क मेटेरियल, या डी दो मिले हुए सतहों के बीच की खाली सतह की जांच के लिए, चेकिंग गैप बिटवीन टू मैटिंग पार्ट्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए कि जो बड़े साइज़ के व्रत बनाने के लिए ट्रेमल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हेड ऑफ चीजल इज नॉट हार्डन्ड, द रीज़न, मतलब चीनी का जो वो छेनी होती है उसका जो हेड होता है उसको हार्डन्ड क्यों नहीं किया जा सकता, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न है, ऑप्शन ए देखते हैं कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ चीजल, चीजल की कॉस्ट को कम करता है। बी अवॉइड डैमेज ऑफ हेड ड्यूरिंग हैमर ब्लो, कि जब हथौड़ी से आघात करते हैं तो उस दौरान जो सिरे होता है उसको क्षति से दूर रखता है। डी अवॉइड द इंजरी ऑफ ऑपरेटर, कि जो ऑपरेटर होता है उसको चोट से बचाता है। या डी अवॉइड द स्लिपिंग ड्यूरिंग द हैमर ब्लो, कि जो हैमर का जब भी हम उस पर प्रहार करते हैं तो जो स्लिपिंग होती है उससे अवॉइड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हो जाएगा कि जब भी हथौड़े का आघात करते हैं तो उसके जो उसका सिरा होता है उसको क्षति से बचाता है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, हार्ड नहीं करते। ओनली जो चीजल होती है उसमें जो उसका कटिंग एज होता है उसी को हार्ड किया जाता है। जैसे ये चीजल होती है, इसका हेड हो गया, तो हेड को ओनली जो कटिंग पोर्शन होता है इसी को हम क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्टील रूल, मतलब स्टील रूल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन एक देखते हैं कि मार्किंग मेजरिंग टूल होता है, मतलब मार्किंग इंस्ट्रूमेंट टूल होता है, दूसरा प्रिसीशन टूल होता है, तीसरा चेकिंग टूल होता है, चौथा डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग टूल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि सीधी रीडिंग मापन उपकरण होता है स्टील रूल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक द फाइनल फिट ऑफ मैटिंग टेपर, मतलब कि जो निम्नलिखित में से जो किसका उपयोग मैटिंग टेपर के अंतिम फिट की जांच के लिए किया जाता है। तो वहाँ पे हम जो प्रिसीशन ब्लू होती है उसका उपयोग करते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर जेनी कैलिपर, मतलब जेनी कैलिपर के लिए निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है। तो ऑप्शन ए देखते हैं कि काम के किनारे से विशेष दूरी पर एक सीधी रेखा खींचना, टू ड्रॉ ए लाइन एट ए सेट डिस्टेंस फ्रॉम एज ऑफ वर्क। बी ऑप्शन अंदरूनी खांचे के व्यास की जांच के लिए, टू चेक द डायमीटर ऑफ इंटरनल ग्रूव। सी बाह्य व्यास की केंद्रीकरण की जांच के लिए, टू चेक द सेंट्रिसिटी ऑफ आउटसाइड डायमीटर। या डी टू चेक द एंगल ऑफ टेपर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो किसी भी जॉब है उसके किनारे से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लाइन खींचने के लिए जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैंड टूल यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ होल व्हेन ड्रिलिंग, मतलब ड्रिलिंग के दौरान कौन से पंच का उपयोग सेंटर जो होल होता है उसके मार्क के लिए किया जाता है, मतलब सेंटर मार्क करने के लिए किया जाता है। तो वहाँ पे हम सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। इसका जो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री इसका एंगल होता है। अगला क्वेश्चन कि पर्पज ऑफ एंगल प्लेट, कि एंगल प्लेट का पर्पज क्या होता है। तो एंगल प्लेट हमारे क्या होती है कि वर्क होल्डिंग करती है, वर्क को क्या करती है, होल्डिंग करती है। लेकिन यहाँ पे टूल होल्डिंग का भी ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, वर्क होल्डिंग एंड टूल होल्डिंग डिवाइस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैमर यूज टू सॉफ्टर ब्लो, कि निम्न में से जो हथौड़ा होता है जो नरम आघात के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, नरम आघात के लिए कौन से हथौड़ों का उपयोग करते हैं। तो वहाँ पे रबर हैमर का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, रबर हैमर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, ए सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ रेडियस 4 mm दे रखी, 4 सेंटीमीटर, हाइट 9 सेंटीमीटर, इज मेल्ड
एंड रिकास्ट इनटू स्पेयर ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर दे दी, तो नंबर ऑफ जो कितने स्पेयर इसमें बनेंगे, तो दोनों के वॉल्यूम जो दो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे और सॉलिड सिलेंडर के वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम का भाग दे देंगे, तो वहाँ से हम फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द कटिंग एक्शन ऑफ फाइल डज नॉट डिपेंड ऑन, कि जो कटिंग एक्शन होता है फाइल के अंदर मतलब एक रेती के काटन की क्रिया किस पर आधारित नहीं होती, तो किस पर डिपेंड नहीं करती, तो थिकनेस ऑफ फाइल पर डिपेंड नहीं करती, किस पर नहीं करती, थिकनेस ऑफ फाइल पर डिपेंड नहीं करती। मैं मुख्यली मतलब मेनली किस पर डिपेंड करती है कि टीथ की अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है कि वहाँ पे टीथ का अरेंजमेंट कैसा होता है, शेप पे भी और साइज पे भी करती है, और काइंड ऑफ टीथ और जो कटिंग स्पेस होता है उस पर भी डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ नाइफ एज फाइल, को नाइफ एज मतलब चाकू किनारे रेती का जो अनुप्रस्थ काट क्या होता है, तो उसका अनुप्रस्थ काट क्या होता है, ट्राइंगल होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ हैंड टूल यूज टू रिमूव हाई स्पॉट ऑफ जॉब आफ्टर मशीनिंग, मतलब कि मशीनिंग के बाद जो हार्ड स्पॉट्स होते हैं उनको निकालने के लिए कौन से जो हस्त टूल होता है उसका उपयोग किया जाता है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, स्क्रैपर का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टीथ ऑफ हेक्सा टू बार्ड लेफ्ट एंड राइट साइड अल्टरनेटली इज कॉल्ड, कि एक लोहाकार जो आरा होती है उसमें दांतों के बाएं और दाएं पार्ट्स के वैकल्पिक रूप में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब कि जो दांतों की सेटिंग बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, टीथ सेटिंग बोलते हैं। जैसे हमारे होते हैं ना स्टगर टाइप होते हैं, बेबी टाइप्स होते हैं, एक तो स्टगर टाइप होगा और एक बेबी टाइप के टीथ हो गए, तो वो क्या होती है, दांतों की सेटिंग होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बेंच वाइज, तो ये इस क्वेश्चन को केयरफुली जो पढ़ना पड़ेगा हमें कि कौन सा जो बेंच वाइज के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ए बॉडी ऑफ बेंच वाइज इज मेड ऑफ कास्ट आयरन जा आर मेड ऑफ टूल स्टील, तो ये तो हमारे करेक्ट हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, यूज टू ग्रिपिंग ए जॉब ड्यूरिंग मशीनिंग एंड फिटिंग ऑपरेशन, ये भी हमारे सही हो जाएगा कि जॉब को फिटिंग जो ग्रिपिंग के दौरान पकड़ने या ऑपरेशन के दौरान फिटिंग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। थर्ड हो जाएगा कि जा प्लेट हैव ए नर्लिंग ऑन दैम फॉर ग्रिपिंग ए जॉब फॉर्मली, कि जो जा प्लेट होती है उस पर नर्लिंग करते हैं जिससे अच्छे से ग्रिपिंग हो जाए। अगला क्वेश्चन कि वाई साज फिटेड ऑन वर्क बेंच वाई ए सिंगल नट बोल्ट अरेंजमेंट, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि एक सिंगल नट बोल्ट अरेंजमेंट के द्वारा वाइस को जो बेंच हमारी जो टेबल होती है उस पर फिट नहीं किया जाता, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए वेज लाइक टूल यूज टू रिमूविंग ए टेपर सेंक टूल फ्रॉम ए नोज ऑफ ड्रिल मशीन स्पिंडल, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखते हैं कि भेदन मशीन स्पिंडल को नोज के टेपर दंड टूल से को बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त वेज जैसा टूल क्या होता है, मतलब कौन सा वो टूल होता है जो उसको बाहर निकालता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ड्रिफ्ट जो हमारा ड्रिल ड्रिफ्ट होता है उसका उपयोग करते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि फॉर टैपिंग ए होल द साइज ऑफ होल शैल बी, मतलब छेद में नल लगाने के लिए छेद का आकार कितना होता है, तो यहाँ पर छेद का आकार कितना होता है, इक्वल टू द कोर या माइनर डायमीटर ऑफ टेप, इक्वल टू द कोर या माइनर डायमीटर ऑफ टेप, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज ए पर्पज ऑफ रीमर, कि रीमर का क्या काम होता है, तो यहाँ पे देखते हैं कि द एनलार्जिंग द साइज ऑफ प्रीवियसली फॉर्म होल बाय स्मॉल अमाउंट विद हाई डिग्री एक्यूरेसी, कि पहले से बनाए गए जो छेद को उच्च डिग्री की सटीकता के साथ थोड़ा बड़ा करना। बी ऑप्शन देखते हैं, यूज्ड ओनली फॉर एनलार्जिंग प्रीवियसली फॉर्म होल, कि जो पहले से किए गए होल को थोड़ा बड़ा करने के लिए। सी यूज टू इम्प्रूव सरफेस फिनिश ऑफ होल एग्जिस्टिंग होल, मतलब कि जो पहले से विद्यमान होल है उसकी सरफेस फिनिश सुधारने के लिए, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम रीमर का उपयोग तो मेनली करते हैं किसी भी होल होगा उसकी एक्यूरेसी मतलब उसको फिनिश करने के लिए, लेकिन फिनिश के साथ साथ थोड़ा सा वो क्या होगा, एनलार्ज भी होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिमिंग अलाउंस बोलते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि थोड़ा एनलार्ज होगा और हाई डिग्री की क्या होगी वहाँ पे, एक्यूरेसी होगी, उसको फिनिश करेगा। अगला क्वेश्चन
कि व्हाट इज यूज ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, कि जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं कि द टेपर कोण को परिशुद्ध मापन के लिए, टेपर कोण का लगभग मापन के लिए, या सतही अनियमितताओं का परिशुद्ध मापन के लिए, या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम करते हैं कि जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका उपयोग करते हैं कि एक्यूरेटली मेजर ऑफ टेपर एंगल। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये माइक्रोमीटर हैज ए पॉजिटिव रीडिंग, एक माइक्रोमीटर है उसमें पॉजिटिव रीडिंग है, और जब करेक्ट रीडिंग क्या होगी जब माइक्रोमीटर की मेजर कितना है 10.4 बना है, तो पॉजिटिव रीडिंग यहाँ पे क्या है 0.01 यहाँ पे पॉजिटिव रीडिंग है, और उसका मेजरमेंट क्या है 10.41। जब भी पॉजिटिव रीडिंग होगी तो वो जो मेजरमेंट होगा उसमें से हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, और जो नेगेटिव रीडिंग होगी उसको ऐड कर देंगे। मैं माइक्रोमीटर में दो तरह की रीडिंग आती है, एक तो पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव आती है। तो नेगेटिव तो जब भी हम उसकी करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए नेगेटिव को तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, मतलब जो नेगेटिव होगा उसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और जो प्लस होगा उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। आप तो ऐसे याद रख लेंगे ना कि प्लस को माइनस करेंगे और माइनस को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव है तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 0.01 को इसमें से माइनस करेंगे 10.41 में से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 10.40 आ जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कीदा एक निश्चित मात्रा के मापे गए मान के दोहराव को कहलाता है कि रिपीटेबिलिटी और मेजरमेंट वैल्यू ऑफ सर्टेन क्वांटिटी इज नॉन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे एक्यूरेसी बोलते हैं। बी ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, परिशुद्धता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये पर्पज ऑफ रैचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर, कि माइक्रो जो मीटर होता है उसमें जो रैचेट स्टॉप होता है उसका उपयोग क्या होता है, तो उसका उपयोग क्या होता है कंट्रोल द प्रेशर, कि जो दबाव को जो वहाँ पे जो रीडिंग लेते समय जो हमारे प्रेशर होता है उसको क्या करता है कंट्रोल करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला यूज टू फाइंड लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो यहाँ पे दो MSD का मान क्या है मैन स्केल डिवीजन, और BSD का मान क्या है वर्नियर कैलिपर जो वर्नियर स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का, कि दोनों जो स्केल होगा उसका डिफरेंस होगा वो क्या होगा लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होगा कि वैल्यू ऑफ 1 MSD और वैल्यू ऑफ 1 BSD। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि टू व्हाट एक्यूरेसी कैन बी मेजरमेंट बाय द विद ए वर्नियर कैलिपर, कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो कौन सी जो परिशुद्धता होती है उसका मापन किया जाता है, मतलब इसका लिस्ट काउंट पूछा डायरेक्टली, तो ये हमारा कितना होता है 0.02 इसका क्या होता है लिस्ट काउंट होता है। अगला क्वेश्चन, कि विच इज नॉट ट्रू फॉर वायर गेज, मतलब वायर गेज के लिए निम्न में से कौन सा ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ वायर, कि जो हमारे जो वायर होते हैं उनकी थिकनेस मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा, यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वायर, तो यूज टू मेजर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो मेजर करने के लिए, तो ऑप्शन हमें यहाँ ही मिल जाता है। आगे हम देखते हैं कि स्टील डिस्क इन विच नंबर ऑफ होल एंड स्लॉट आर प्रोवाइडेड, मतलब एक स्टील का चक्र जिसमें 6 और स्लॉट बने होते हैं। और अगला देखते हैं ईच स्लॉट एंड होल इज डिस्क इज मार्क द साइज, मतलब जो प्रत्येक उसका स्लॉट होता है और साइज होल होता है वो क्या करता है कि साइज बताता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा वायर गेज के लिए कि ये किसी भी जो वायर होगा उसकी विद्युत चालकता का मापन नहीं करता। अगला क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्लिप गेज, मतलब स्लिप गेज के लिए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट वो क्या है ट्रू है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए देखते हैं कि मेटल ब्लॉक विच आर ग्राउंडेड एंड लेफ्ट ए स्पेसिफिक थिकनेस, की एक धातु का खंड है जिसको घिसा जाता है और विशिष्ट मोटाई का बनाया जाता है। बी देखते हैं कि यूज टू मेजर सरफेस फिनिश, कि सरफेस फिनिश को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सी देखते हैं यूज टू मेजर फाइन एयर गैप बिटवीन टू सरफेस, कि टू सरफेस के बीच में फाइन एयर गैप मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। डी देखते हैं कि स्लिप गेज ऑलवेज गिव एरर इन डिजायर्ड लेंथ व्हेन स्टेक टुगेदर, कि स्लिप गेज को जब एक के ऊपर एक रखा जाता है तो वांछित लंबाई में हमेशा त्रुटि देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जब भी हम स्लिप गेज बनाते हैं मेटल ब्लॉक होते हैं उनकी ग्राइंडिंग करते हैं और लैपिंग करते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर विच स्पेसिफाई थिकनेस ऑफ शीट मेटल, कि जो हमारा शीट मेटल होते हैं उसमें जो नंबर होते हैं कि एक देखो
कि सीट धातु की मोटाई बताने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि धातु की जो सीट होती है उसकी मोटाई किसके द्वारा मापा जाता है। यदि आप जल्दी से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, तो धीरे धीरे आप क्वेश्चन पढ़ना, तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच अमाउंट ऑफ फॉलोइंग जॉइंट इन विच एंड ऑफ सीट इज प्लेस्ड ओवर एंड ऑफ अनदर सीट एंड जॉइंट टुगेदर। मतलब इसमें बोला है कि एक सीट है, इसके एज के ऊपर दूसरी सीट के एज को रख दिया और फिर बाद में हम जॉइंट करते हैं, तो इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसे हम लैप जॉइंट बोलते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि द एक्ट ऑफ गिविंग ए डिजायर्ड शेप ऑफ मेटालिक पीस बाय हीटिंग एंड हैमरिंग ऑफ द सेम कॉल्ड। मतलब कि एक कोई भी धातु के टुकड़े को गर्म करके फिर हथौड़े से मारते हैं और उसे एक निश्चित आकार देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम फोर्जिंग बोलते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कैन नॉट परफॉर्म ऑन मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन। मतलब निम्न में से कौन से ऑपरेशन ड्रिलिंग मशीन पे परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो वो क्या होता है, टैपिंग करते हैं, रीमिंग नहीं करते ड्रिलिंग मशीन पे, हाँ रीमिंग करते हैं और ड्रिलिंग करते हैं और लैपिंग। मतलब जो हमारा लैपिंग प्रोसेस होता है, मतलब ये क्या होता है, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस होता है, तो ये ड्रिलिंग मशीन पर नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू होल्ड ए टूल इन ड्रिलिंग मशीन। मतलब निम्न में से कौन सा तरीका एक भेदन मशीन में टूल को पकड़ने के लिए उपयोग नहीं है, तो वहाँ पे हम जो ड्रिल जिग होता है उसका उपयोग नहीं करते, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई tan 45 और प्लस sin 30 माइनस cos 60। तो यहाँ पे हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, sin 45 की, tan 45 की, sin 30 की और cos 60 की, तो वहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डायमीटर डी क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ ड्रिल दे रखा है, बी उसकी कटिंग स्पीड दे रखी है मीटर पर मिनट में, और मैन एक्सिस स्पिंडल स्पीड दे रखी है एन, तो आरपीएम में हमें कैलकुलेट करनी है। तो जो कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी एन अपॉन 1000 होता है, इजकल टू बी, तो बी यहाँ पे ऊपर चल जाएगा और यहाँ से पाई डी नीचे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में देख लो, बी इंटू 1000 अपॉन पाई डी, तो ये हमारे किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मतलब निम्न में से जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन कौन से हैं, तो हमारा मिलिंग कटर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, ग्राइंडिंग व्हील भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, तो ए और बी हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। टर्निंग हमारे क्या था, टर्निंग में हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो जाता है, तो बी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कटिंग स्पीड। मतलब निम्न में से जो कर्तन गति होती है उसके बढ़ते क्रम में कौन कौन सा हमारा जो ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन कार्बाइड और डायमंड। सेकंड देखते हैं हाई स्पीड हाई कार्बन, तो ये हमारे गलत हो जाएगा, कम स्पीड हाई कार्बन स्टील की होती है, ज़्यादा हाई स्पीड स्टील की होती है। थर्ड टंगस्टन, तो ये तो वैसे ही गलत, डायमंड ये वैसे ही गलत, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि सबसे कम हाई कार्बन स्टील की होती है, फिर हाई स्पीड स्टील, फिर टंगस्टन कार्बाइड, फिर डायमंड की। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज ए कलर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर यूज फॉर गैस वेल्डिंग। मतलब गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन कौन सा होता है, ब्लैक होता है, और एसिटिलीन क्या होता है, रेड या मशरूम होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मोल्डन फ्लक्स विच सॉलिडिफाई ओवर बेल्ड मेटल इन मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग इज कॉल्ड। मतलब कि हस्तचालित धातु आर्क वेल्डिंग में बेल्ड धातु पर पिघला फ्लक्स जो ठोस बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे स्लग बोलते हैं। मतलब ये इम्प्योरिटीज होती है, अशुद्धियाँ होती है जो सरफेस पे आ जाती है, तो उसे हम स्लग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कि रिकमेंडिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज नॉन। मतलब ग्राइंडिंग व्हील को पुनः अनुकूलन करने को क्या कहते हैं, मतलब पुनः उसको सही करने को क्या कहते हैं, रिकंडीशनिंग। ठीक, रिकंडीशनिंग है, तो सही करने को हम क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग बोलते हैं, जिससे हम कटिंग स्पीड दोबारा लाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिनिशिंग प्रोसेस। मतलब निम्न में से फिनिशिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल नहीं है, तो हनिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, लैपिंग होता है, ब्रोचिंग नहीं होता, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बेल्ट स्पेटर इज रेफर कि जो बेल्ट स्प्लिटर होता है उसका संबंध किससे होता है, तो वो क्या होता है, वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। क्या होता है, वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लैपिंग प्रोसेस, मतलब निम्न में से जो लैपिंग प्रोसेस के लिए क्या सही है। तो सबसे पहले देखते हैं, लैप इज सॉफ्ट मेटेरियल एट चार्ज विद अब्रेसिव, कि लैप सॉफ्ट पदार्थ होते हैं और अब्रेसिव के साथ उनको चार्ज किया जाता है। दूसरा, लैप इज हार्ड मेटेरियल, तो लैप हमारे हार्ड मेटेरियल नहीं होते, लैप इज हार्ड मेटेरियल नहीं होते, नन ऑफ दी। तो लैप तो हमारे सॉफ्ट मेटेरियल होता है और चार्ज किसके, अब्रेसिव के साथ उनको क्या किया जाता है, मतलब अब्रेसिव पार्टिकल वहाँ पे क्या किया जाता है, अमेंड किए जाते हैं, उसके अंदर डाले जाते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि एक इंटरचेंजेबल असेंबली है, उसमें शाफ्ट का साइज दे रखा है और कुछ टॉलरेंस दे रखी है और होल का साइज दे रखा है, कुछ टॉलरेंस दे रखी है। तो मिनिमम इंटरफेरेंस निकालनी है, तो और माइक्रोमीटर में निकालनी है। तो मिनिमम इंटरफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरफेरेंस मतलब होल का साइज बड़ा होता है, वो सॉरी शाफ्ट का साइज बड़ा होता है और होल का साइज छोटा होता है। तो यहाँ पे शाफ्ट का मिनिमम साइज माइनस होल का मैक्सिमम साइज। तो शाफ्ट का मिनिमम क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये हमारे शाफ्ट दे रखी है, शाफ्ट पे एक तो क्या दो उस पर टॉलरेंस दे रखी है, एक तो 0.040 और एक 0.06। तो यहाँ पे ये मिनिमम साइज में आएगा, इसको हम किस में से घटा देंगे, होल के मैक्सिमम साइज में से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 40.040 और 40.030। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 010 आ जाएगा, मतलब 0.010 आ जाएगा। इसको हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइक्रोमीटर में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो बाद क्या है हमारे उसकी पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10, इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का मेजरमेंट साइज ऑफ डायमेंशन ऑफ कंपोनेंट, मतलब निम्न में से जो कंपोनेंट होता है, मतलब एक घटक के आयाम का मापन आकार क्या होता है, तो उसका क्या होता है, उसका एक्चुअल साइज होता है। क्या होता है, एक्चुअल साइज होता है। जब कंपोनेंट बन गया मतलब क्या, मार्केट में आ गया कोई प्रोडक्ट, तो उसका साइज क्या होता है, एक्चुअल साइज होता है। अगला क्वेश्चन, पर्पज ऑफ टॉलरेंस इन मैन्युफैक्चरिंग, कि जो मैन्युफैक्चरिंग में टॉलरेंस का क्या पर्पज होता है, टू मिनिमाइज रॉ मटेरियल यूजेज, कि कच्चे माल के उपयोग को कम करना, टू रिड्यूस टाइमिंग मैन्युफैक्चरिंग में हमारे टाइम लगता है उसको कम करना, टू रिड्यूस वेट ऑफ पार्ट, मतलब जो भी हमारे कोई पार्ट है उसके जो भार को कम करना, या बिकॉज पार्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर टू एग्जैक्ट साइज ऑफ ज्योमेट्री, मतलब कि इसके बिना किसी भी जो हमारे कोई भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसको सही आकार में और एग्जैक्ट ज्योमेट्री में नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ बायलैटरल टॉलरेंस, कि निम्न में से हमारे टॉलरेंस दो प्रकार की होती है, एक तो यूनिलैटरल होती है और एक बायलैटरल होती है। बायलैटरल मतलब कि बेसिक साइज के दोनों तरफ टॉलरेंस है, वो हमारे बायलैटरल, और जो बेसिक साइज के एक साइड या तो ऊपर की साइड नीचे की साइड टॉलरेंस है, वो हमारे यूनिलैटरल। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए ऑप्शन, ये बेसिक साइज के दोनों तरफ है क्योंकि प्लस माइनस है, ये बेसिक साइज के एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब यहाँ पे 0, यदि 0.00 दे दिया इसका मतलब क्या है कि वो टॉलरेंस नहीं है, वो ओनली बेसिक साइज को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे सी भी ऐसे ही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि डिफरेंस बिटवीन हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ डायमेंशनिंग इज पार्ट, कि किसी भी भाग के आयाम के उच्च सीमा और निम्न सीमा के जो बीच का अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे टॉलरेंस बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कि एक अमन को थीटा का मान कितना दे रखा है, थीटा का मान वहाँ पे थीटा का मान कितना दे रखा है 45 दे रखा है, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, ये तो प्रॉपर्टीज होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि प्रोसेस ऑफ सॉकिंग ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट में सॉकिंग प्रोसेस क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट में सॉकिंग प्रोसेस क्या होता है, कि पहले कोई भी हम जो हमारा कोई भी कंपोनेंट होगा उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद कुछ देर तक उसी टेम्परेचर पर हम उसको क्या करते हैं, रखते हैं, जिससे क्या होगा, जैसे हमारा प्रोडक्ट है तो इसको हमने 700 डिग्री टेम्परेचर पर रखा, तो अचानक तो इसमें जो पूरा यूनिफॉर्म 700 डिग्री नहीं होगा, तो कुछ देर उसी 700 डिग्री पर रखेंगे तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब पूरे प्रोडक्ट का तापमान कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ टाइम तक एक निश्चित तापमान पर रखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कि टू कीप ए स्टील एट ए सेम टेम्परेचर फॉर सर्टेन पीरियड, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द अलोइंग एलिमेंट इज ब्रॉन्ज इज कॉपर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन अलोइंग एलिमेंट, मतलब कांस्य एक मिश्र धातु में एक तामा होता है, तो दूसरा क्या होता है, दूसरा वहाँ पे टिन होता है, दूसरा वहाँ पे क्या होता है, टिन होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्टेनलेस स्टील अलॉय,
कि निम्न में से जो स्टेनलेस स्टील अलॉय होते हैं उसके लिए ट्रू नहीं है। ऑप्शन देखते हैं कि ये कंटेंट क्रोमियम, कि ये इसमें क्या होता है, क्रोमियम होता है। दूसरा, इट हैविंग एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी, तो ये भी हमारा सही है। ब्रिटल, मतलब कि ये देखो स्टेनलेस स्टील हमारे क्या होता है, ब्रिटल होता ही नहीं है। ये क्या होता है, स्टेनलेस जो स्टील होता है वो ब्रिटल नहीं होता, तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आंसर। कि एबिलिटी ऑफ मेटल टू रजिस्ट अब्रेशन, कि जो अब्रेशन को जो रजिस्ट करने की एबिलिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टीफनेस बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्टीफनेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कि मैन अलोइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस स्टील होती है उसमें मैन अलोइंग एलिमेंट क्या होता है, क्रोमियम और निकल होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द हैविंग ए हाईएस्ट डेंसिटी, मतलब निम्न में से सबसे ज़्यादा जो सघनता होती है वो किसकी होती है, तो वो किसकी होती है, गोल्ड की होती है। किसकी होती है, गोल्ड की। 19.3 होती है। अगला क्वेश्चन, कि व्हाट इज ए मास ऑफ क्यूब हैविंग सरफेस एरिया दे दिया और उसकी डेंसिटी ये दे दी, तो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो क्यूब होता है, उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 × A² इजकल टू कितना दे रखा है, 64 दे वो 54 दे रखा है। तो यहाँ पे 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम, मास क्या होता है, रो इंटू वी होता है। रो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यू, मतलब क्या आ जाएगा, 3 का क्यू 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन, मतलब कास्ट आयरन में से जो निम्न में कितना परसेंट कार्बन होता है, तुम्हारा कितना होता है, 2 से 4% होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर कास्ट आयरन, मतलब निम्न में से कास्ट आयरन के लिए निम्न में से ट्रू कौन सा, सत्य कौन सा। तो हैविंग ए कोरोजन रेजिस्टेंस, ये गलत हो जाएगा। वाइडली यूज फॉर कटिंग, ये भी गलत हो जाएगा। वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेथ बेड, मतलब लेथ बेड के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, लेथ बेड बनाने के लिए या कोई भी मशीन हो गई उनके बेड बनाने के लिए हम कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो कंप्रेसिव जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्व करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। अगला क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ मैटर कंटेन ए बॉडी, कोई भी क्वांटिटी है, मतलब कोई भी हमारा पिंड है, पिंड में उपस्थित सामग्री की मात्रा को क्या कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका मास बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसका द्रव्यमान या मास बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कि इनर्शिया इज डिफाइंड, मतलब जड़त्व को जो परिभाषित कौन सा नियम करता है, न्यूटन का, तो फर्स्ट लॉ करता है। ये क्या करता है, जड़त्व को परिभाषित करता है, इनर्शिया होता है उसको डेफिनेशन देता है। अगला क्वेश्चन, कि फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन, कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्टीफनेस बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टीफनेस बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टीफनेस बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, कि हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल अप टू विच पॉइंट इन स्ट्रेस कर्व मेटालिक मटेरियल अंडर लोडिंग, मतलब कि कोई भी हमारा मटेरियल है, ठीक है, उसके स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम में जो हुक्स लॉ होता है वो कौन से पॉइंट तक वैलिड होता है। तो सबसे पहले तो जो जैसे हमारे डायग्राम होता है ऐसे हमारा हुक्स लॉ होता है, तो यहाँ तक ये प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, वहाँ तक ये वैलिड होता है। लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं दी, तो प्रोपोर्शनल लिमिट के जस्ट ऊपर इलास्टिक लिमिट होती है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। इलास्टिक लिमिट तक ये क्या होता है, वैलिड होता है। वैसे तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है, कहाँ तक होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है। अगला क्वेश्चन, ए बॉडी एक्ट अपॉन ए फोर्स, मतलब एक बॉडी है वो 300 न्यूटन का फोर्स लगाया और मूव करी कितनी डिस्टेंस, 10 मीटर, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू यू, मतलब कि जितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 300 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 3000 जूल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि किसके कारण यदि पिस्तौल में से गोली चलाई जाती है तो वो अपने लक्ष्य को भेजती है, द पियर्सिंग ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन इनटू टारगेट, तो वो किसके कारण होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है, गतिज ऊर्जा के कारण होता है। अगला, कि कैपेसिटी ड्यू टू वर्क, मतलब जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे एनर्जी बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। अगला, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी मैथ के क्वेश्चन आएंगे, मैथ के क्वेश्चन आप कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब निम्न में से जो कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है।
तो देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, फ्रिक्शन फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये गलत है। फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिव फोर्स, ये हमारा गलत हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट एरिया एंड शेप ऑफ जो कॉन्टैक्ट सरफेस, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन। तो ये हमारे दो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या करता है, जब फोर्स एक्ट करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि उसके एरिया और जो सरफेस कॉन्टैक्ट होता है उस पर इंडिपेंडेंट होता है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कि रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म टू लोड आर्म, कि जो एफर्ट आर्म और लोड आर्म का जो रेशियो होता है वो हमारे क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि फ्लूइड इज मेजर्ड बाई, कि फ्लूइड किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो फ्लूइड हमारे मैनोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। लैक्टोमीटर के द्वारा जो दूध होता है उसमें उसको मेजर करते हैं, और पिटोट ट्यूब के द्वारा वेलोसिटी मेजर करती है, और हाइग्रोमीटर के द्वारा जो हमारी क्या होता है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस इन बॉल बेरिंग, मतलब जो बॉल बेरिंग में होता है वो फ्रिक्शन में जो किए जाने वाला अनुभव कौन सा होता है, मतलब कौन सा घर्षण होता है बॉल बेरिंग में, तो वो रोलिंग घर्षण होता है। कौन सा होता है, रोलिंग घर्षण होता है। अगला क्वेश्चन कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज लोकेटेड, मतलब एक संभाव जो त्रिभुज होता है उसका जो गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होता है, तो उसका गुरुत्व केंद्र होता है आधार से 1/3, मतलब कि 1/3 हाइट फ्रॉम बेस। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।